कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, है ना दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर 3 विद्युत धारा में व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे ना, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप इसके नोट्स बनाइए या फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा ना, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आप एक बार में इसको समझ सकें। ठीक है, तो आइए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है व्हीट स्टोन सेतु, है ना। आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने 4 प्रतिरोध ले लिए हैं, PQRS 4 प्रतिरोध ले लिए। अब चारों प्रतिरोधों को मैंने A, B, C और D बिंदु से मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, तो यही है आपका। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं। मैंने इतना तो समझा दिया, फिर P और D के बीच में आप देख सकते हैं मैंने गैल्वेनोमीटर में धारा मापी G को मैंने कुंजी K2 से मैंने जोड़ दिया है। ठीक है ना, और इसमें आप धाराएं देख सकते हैं। धारा भाई यहाँ से देखिए धारा प्रयोग करेंगे ना, तो धारा I1 और I2 बहेंगी। ठीक है, अब ये मेनली मुद्दा आता है, ये है कि आखिर कोई आपसे पूछ ले कि व्हीट स्टोन से तो होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे भाई। डायग्राम तो बताएंगे नहीं, डायग्राम वहाँ बनाने थोड़ी ना मिलेगा। तो आप एक डिविजन में कैसे बताएंगे कि आखिर एग्जामिनर पूछता है कि बताइए मीन्स व्हीट स्टोन सेतु से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं या व्हीट स्टोन में क्या होता है। तो आप एक शब्द में बताएंगे सर व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, कोई आपसे कौन मिस एग्जामिनर ही पूछेगा, आप ये बनाकर जाएंगे, प्रैक्टिकल लेकर जाएंगे, बच्चे अक्सर यही बनाते हैं व्हीट स्टोन। तो वहाँ पर एग्जामिनर यही क्वेश्चन करता है कि बताइए व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आप बताएंगे सर व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब 3 प्रतिरोध हमको दिए होंगे, लेकिन एक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होता है। वही अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना होता है, उसी को हम इसी को व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैंने लिखा है व्हीट स्टोन सेतु। अब जरा डिफिनेशन में पढ़ लेते हैं व्हीट स्टोन सेतु क्या होती है। तो देखिए यदि 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की रचना करें। आप देख सकते हैं 4 प्रतिरोध है PQRS। तो देखिए 4 प्रतिरोध है और इनको मैंने कैसे बनाया, चतुर्भुज के रूप में। आप देख सकते हैं ये चतुर्भुज ही तो बना है। यदि 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की रचना करें, तो इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के बीच देख सकते हैं, एक विकर्ण के बीच धारा मापी मीन्स ये गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण के बीच एक सेल। देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये देखिए विकर्ण हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एक सेल लगा दिया जाए तो यह व्यवस्था व्हीट स्टोन सेतु कहलाती है। ठीक है, इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई व्हीट स्टोन सेतु की परिभाषा। अब जैसे मैंने डायग्राम जो बनाया है उसके बारे में देख लेते हैं मैंने क्या क्या बनाया। देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 प्रतिरोध PQRS को ABCD से जोड़ दिए हैं ना, और B और D मीन्स विकर्ण B और D के बीच में मैंने धारा मापी गैल्वेनोमीटर को कुंजी K2 से जोड़ दिया है। बिंदु A व C के बीच मैंने विद्युत सेल E को कुंजी K1 से जोड़ दिया है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है, इसमें रचना में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है इसमें 4 प्रतिरोध मीन्स 4 प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को ABCD की 4 भुजाओं में जुड़े हैं। ABCD 4 भुजाओं में जुड़े हैं ना, तो जुड़ गए। फिर बिंदु B व D के बीच आप देख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर ये देखिए बिंदु B व D के बीच धारा मापी। देखिए धारा मापी G की यहाँ डायग्राम में देखिए, तो बिंदु B व D के बीच धारा मापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। ये आपका डायग्राम देखिए, मैंने धारा मापी G को कुंजी K2 की सहायता से जोड़ दिया ना, वही लिखा। फिर तथा बिंदु A व C के बीच, देखिए यहाँ पर बिंदु A व C के बीच तथा बिंदु A व C के बीच विद्युत सेल E को, देखिए ये विद्युत सेल है, विद्युत सेल E को कुंजी K1, देखिए कुंजी K1 से जोड़ देते हैं, है ना। आप लिखना चाहें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, अभी हम लिख देंगे
यहाँ पर बिंदु बिंदु हाँ लिख सकते हैं, इसमें धाराएं I1 तथा I2 प्रवाहित होती है ना। और फिर लिख सकते हैं जिसमें लिखेंगे धारा मापी, अगर यहाँ पर बिंदु B व D के बीच धारा मापी अगर प्रवाहित नहीं हो रही है, मीन्स धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उसे हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। लेकिन वो अभी मैं सिद्धांत में लिखाऊंगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका सिद्धांत करा देता हूँ, फिर इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करा देता हूँ, सूत्र की स्थापना करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं सिद्धांत, है ना। देखिए मैंने व्हीटस्टोन बताया, व्हीटस्टोन के लिए रचना बताई, अब उसके बाद चलते हैं सिद्धांत पर। सिद्धांत में देखिए क्या है, सिद्धांत में आपको यह लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, इस परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न आए, तो उसे हम संतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये आपको सिद्धांत में लिखना है, ठीक है। क्या मैंने बोला है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न आए, तो उसे हम संतुलन की अवस्था कहते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमको सिद्धांत में लिखना है। अब हम आइए इसके सूत्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना, ठीक है। सूत्र की स्थापना में क्या है, देखिए कुछ नहीं करना, समझिएगा डायग्राम से। देखो A B D, देखिए A B D A में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पास A B D A, देखिए A B D और A, ये तो यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ पर आ जाएंगे, तो A B D A, पास A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, है ना। तो ये हो जाएगा द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। देखिए जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में धारा जा रही है, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो I1 का मल्टीप्लाई P से कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा I1 P हो जाएगा। फिर यहाँ से आप यहाँ चलेंगे, चलिए नीचे आइए, तो यहाँ देखिए इसमें जाएंगे तो यहाँ कोई धारा ही नहीं बहेगी, और जहाँ कोई धारा नहीं बहती है वहाँ क्या मानोगे आप, 0। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 0 इंटू जी, देखिए इसके बीच गुणा हो गया, फिर प्लस 0 इंटू जी हो गया। अब देखिए यहाँ अब D से हमें A जाना, देखिए अब D से हम तो A जा रहे हैं, लेकिन धारा कैसी बह रही है, हमारे विपरीत दिशा में बह रही है ना। अब जब धारा विपरीत दिशा में बहती है तो वहां पर माइनस लगाया जाता है ना, कैसे आपको द्वितीय नियम यही तो पढ़ा है मैंने। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ माइनस लगा देंगे और क्या लिखेंगे I2 इंटू क्यू, ये हो जाएगा I2 इंटू क्यू बराबर 0। यहाँ भी कर लीजिए, है ना, वरना जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी नहीं, मुझे नहीं। तो I1 इंटू पी प्लस 0 इंटू जी माइनस I2 इंटू क्यू, ये हो गया। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा I1 पी माइनस I2 क्यू बराबर 0। अब अगर हम माइनस I2 क्यू को उठा करके इस साइड कर दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको अगर हम अच्छे से लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा I1 पी बराबर I2 क्यू। इसको मान लीजिए समीकरण 1, है ना, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, सिद्धांत को, और सिद्धांत के नीचे लिखेंगे ना। सूत्र की स्थापना हेडिंग हो गई थी ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा, अब देखिए बंद पास किसमें आते हैं, तो अब देखिए बंद पास जाएंगे B C D B में, B C D B में लिखेंगे
पास बी सी डी बी में, इसमें भी किरचॉफ के द्वितीय नियम से ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से पास बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखिए इसमें आइए, यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, तो ये तो प्लस में है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब वहां से हमको इधर जाना, देखिए हम इधर से इधर आ रहे हैं लेकिन धारा उधर बह रही है ना, माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा -I2 इंटू क्या हो जाएगा S, ये हो गया S। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, अब जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसको आप चाहे माइनस करो या प्लस करो, वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई धारा ही नहीं बहेगी। जिसमें कोई धारा नहीं बहती वो संतुलन की अवस्था में जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू जी बराबर 0, तो ये हो जाएगा I1 इंटू आर माइनस I2, अभी ये ऐसे लिख दीजिए, आर हो जाएगा I2 इंटू एस, और ये तो 0 हो गया ना, तो बराबर 0 तो बचेगा भाई, इसका मान 0 और 0 बराबर 0, तो -1 20 को उठाकर इधर रख दीजिए, क्या हो जाएगा I1 R बराबर I2 S, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए I1 इंटू क्यों हो गया -I2 इंटू एस प्लस O इंटू जी है ना, 0 इंटू जी, तो ये तो 0 हो गया, -1 उठकर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, I1 क्यों बराबर I2 S, समीकरण 2 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर है ना, समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है, चलिए दे देते हैं। तो समीकरण 1 को, तो यहाँ से लिखेंगे I1 T हो जाएगा, और समीकरण 2 से ना, तो ये हो जाएगा I1 क्यों बराबर, तो ये हो जाएगा I2 R इंटू I2, समीकरण यही तो थी, समीकरण 1 वो थी, समीकरण 2 ये थी। तो देखिए क्या करेंगे, I1 से I1 कैंसिल और I2 से I2 कैंसिल, तो हमारा क्या आएगा P अपॉन क्यों बराबर R अपॉन S, यही हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया वेट स्टोन का फार्मूला, ठीक है। ये हमारा वेट स्टोन का फार्मूला होता है जो कि P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S होता है, और इसके साथ हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोधों को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको वेट स्टोन सेतु अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई समस्या होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, है ना, ताकि मैं आपको समझा सकूं और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विभव मापी के साथ में, ठीक है। तो पढ़िएगा आप अच्छे से, बाकी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।